नेक्स्ट हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट समझ लेते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन निकल रहा है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हार्ट के एसए नोड को सप्लाई कर रहा है। ये हमारे पास एसए नोड है। एसए नोड के ऊपर हमें पता है कि M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्री साइनेप्टिकली होता है वो M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब जब हमने ऑटो रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा था, ऑटो रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझ लेते हैं। अब हम समझने लगे हैं कि ऑटो रिसेप्टर्स और हेटेरो रिसेप्टर्स का क्या मतलब है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक नर्व टर्मिनल है। इस नर्व टर्मिनल से रिलीज़ हो रहा है एसिटाइल कोलिन, यहाँ से रिलीज़ हो रहा है एसिटाइल कोलिन। अब इसी नर्व टर्मिनल यानी जो प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल होता है, इसी के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं M1 टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर्स M1 टाइप। इसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं NN टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स, NN टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये जाकर NN टाइप और M1 टाइप के ऊपर बाइंड करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फर्दर रिलीज़ ऑफ एसिटाइल कोलिन है ये इंक्रीज़ हो जाती है। फर्दर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि जो M1 टाइप ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर है ये एक्साइटेटरी होता है। क्योंकि M1 टाइप ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर हमें पता है कि GQ प्रोटीन के साथ रिलेट करते हैं। जब GQ प्रोटीन स्टिमुलेट होगी तो वो हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स को भी एक्टिव करती है और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को इंक्रीज़ करती है। इसी तरह जब NN टाइप स्टिमुलेट होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम के अपटेक को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वेसिकल्स की फ्यूजन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह के लूप को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप, क्योंकि इन्होंने फर्दर एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ कर दिया। तो इस तरह के लूप को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप। इसी तरह इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर इनहिबिटरी लूप भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोलिनर्जिक की ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है M2 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अब M2 हमें पता है कि इनहिबिटरी होता है, M2 टाइप ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर। जब एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर आकर बाइंड करेगा तो G इनहिबिटरी प्रोटीन स्टिमुलेट हो जाएगी। जब G इनहिबिटरी स्टिमुलेट होगी तो एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को हम इनहिबिट कर देंगे। तो इस तरह के लूप को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था इसको हम बोलते हैं ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम ही नर्व टर्मिनल के ऊपर हमने पॉजिटिव फीडबैक लूप और नेगेटिव फीडबैक लूप को जनरेट कर जो फर्दर रिलीज़ थी उसको कम या ज़्यादा कर दिया। नेक्स्ट हम हेटेरो रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। हेटेरो रिसेप्टर्स को समझने के लिए हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के ऊपर हमें पता है कि एसए नोड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है। हार्ट पे इस वाले रीजन के ऊपर यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है एसए नोड। क्या प्रेजेंट होता है? एसए नोड प्रेजेंट होता है। अब इस एसए नोड के ऊपर हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ऐड कर रहा होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ऐड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फाइबर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या रिलीज़ करना है? एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करना है। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक होना चाहिए, ठीक है। अब ये फाइबर है किसका? पैरासिम्पैथेटिक। दूसरी तरफ ये वाला जो फाइबर है ये किसका फाइबर है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये क्या रिलीज़ करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करेगा। अब ऐसे नोड के ऊपर एसिटाइल कोलिन के बाइंड करने के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? M2 रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, M2 रिसेप्टर्स। और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए बाइंड करने के लिए कौन सा रिसेप्टर्स होता है? बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऐसे नोड के ऊपर। अब कौन से सिस्टम ने डोमिनेट करना है इस बात का फैसला हेटेरो रिसेप्टर्स कर रहे हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने डोमिनेट करना है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने डोमिनेट करना है। अब कैसे ये डोमिनेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने डोमिनेट करना है तो वो इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल को इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा कि इसके अंदर से एक फाइबर निकलेगा, यहाँ से एक फाइबर आया, उसने यहाँ पर क्या रिलीज़ करना है? नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करना है। और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये इस नर्व टर्मिनल के ऊपर अल्फ़ा 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा।
अल्फ़ा 2 रिसेप्टर के ऊपर जब ये बाइंड करेगा तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर हमें पता है कि जी इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ लिंक होता है। जब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो जी इनहिबिटरी प्रोटीन जी प्रोटीन जो इनहिबिटरी होती है वो स्टिमुलेट होगी और एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ कम हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ कम हो जाएगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगी। अब ये हो गया सिंपैथेटिक का केस। अब जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो अपनी एक्टिविटी कैसे करता है कि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी जो रेस्टिंग कंडीशन होती है उसने जब डोमिनेट करना होता है तब क्या होता है कि यहाँ से इसी तरह से यहाँ से भी ऐसे फाइबर निकलेगा जो कि इस वाले नर्व टर्मिनल को आकर इनहिबिट करेगा। अब कोलिनर्जिक फाइबर हमें पता है कि रिसेप्टर हमें पता है कि कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं। M2 रिसेप्टर इनहिबिटर होते हैं। अब ये वाले जो M2 रिसेप्टर होते हैं वो इस सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। M2 रिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इस नर्व फाइबर के टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जब M2 स्टिमुलेट हो गया तो हमें पता है कि M2 जी इनहिबिटरी के साथ लिंक्ड होते हैं। जब जी इनहिबिटरी स्टिमुलेट होगी तो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ कम हो जाएगा। तो हेटेरो रिसेप्टर बेसिकली यही डिटरमिन कर रहे होते हैं कि कौन से सिस्टम ने डोमिनेट करना है। जब पैरासिम्पैथेटिक ने डोमिनेट करना था तो वो आकर इनहिबिट कर देगा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को कि वो अपने रिलीज़ को कम कर दे, और सिंपैथेटिक ने जब डोमिनेट करना है तो वो आकर पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट कर देगा कि वो कम से कम अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑटो रिसेप्टर और हेटेरो रिसेप्टर्स का। तो हमने कहा कि ये जो M1 रिसेप्टर प्रेजेंट है ये ऑटो इनहिबिटरी होते हैं और पॉजिटिव फीडबैक लूप के थ्रू एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ को ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम जो एट्रोपिन की जब हम बात करते हैं हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स की, तो ये डोज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लो डोज की बात करें तो लो डोज पे एट्रोपिन M1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। जब M1 रिसेप्टर इनहिबिट होंगे तो क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को ज़्यादा करने वाला फैक्टर निकल जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ को ज़्यादा करने वाला फैक्टर निकल जाएगा तो एसिटाइलकोलिन तो रिलीज़ हो रहा है अभी भी, और वो M2 रिसेप्टर के ऊपर भी बाइंड कर रहा है, तो ब्रेडिकार्डिया जनरेट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर लो डोजेस के ऊपर ब्रेडिकार्डिया होता है। मॉडरेट डोज की बात करें तो मॉडरेट डोज के ऊपर हमारे पास M2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा। जब M2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो SA नोड की स्टिमुलेशन नहीं होगी। SA नोड की स्टिमुलेशन नहीं होगी तो हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाएगा। block M2 receptor on SA and AV nodes, so now acetylcholine cannot inhibit SA and AV node causing tachycardia, या जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव chronotropic and positive dromotropic action. Block M3 receptor on endothelial cell and this prevent the cholinergic mediated vasodilation. vasodilation को prevent कर देगा। नेक्स्ट इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या है हार्ट के ऊपर। इफ़ समवन हैज़ साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है? क्योंकि जो एसए नोड होता है उसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। एसए नोड की एक्टिविटी या फिर पुअर एक्शन ऑफ एसए नोड की वजह से साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। साइनस ब्रेडिकार्डिया के केस के अंदर हम एट्रोपिन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है मॉडरेट डोज के ऊपर। नेक्स्ट आता है कि पार्शियल हार्ट ब्लॉक के अंदर भी हम एट्रोपिन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एवी नोड इसके अंदर इनहिबिट हुआ होता है और एवी नोड की स्टिमुलेशन एट्रोपिन करवाता है, तो इस केस के अंदर हम एट्रोपिन देते हैं। तीसरा केस आता है मायोकार्डियल, इधर कार्डियल आ रहा था, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर भी हम एट्रोपिन देते हैं। अब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हार्ट के कौन से रीजन के अंदर हो रही है? बेसिकली जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, उस लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्ट्रो इन्फीरियर वॉल के अंदर जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है ना, उसके अंदर हम एट्रोपिन देते हैं। अब ये स्पेसिफिक हम लोकेशन को स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं कि पोस्ट्रो इन्फीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्यों कह रहे हैं? बेसिकली हम इसलिए कह रहे होते हैं कि ये जो एवी नोड होता है ना, एवी नोड को बेसिकली सप्लाई मिल रही होती है राइट कोरोनरी आर्टरी से। राइट कोरोनरी आर्टरी ही सप्लाई कर रही होती है पोस्ट्रो इन्फीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो वो ये कहते हैं कि बिकॉज कंडक्शन इज ब्लॉक्ड इन दिस केस। कंडक्शन क्यों ब्लॉक होगी? क्योंकि जो एवी नोड है ना वो इनहिबिट हुआ है। और क्यों इनहिबिट हुआ? क्योंकि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ना वो एवी नोड को भी सप्लाई करती है और पोस्ट्रो इन्फीरियर वॉल को भी सप्लाई करती है। तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन पोस्ट्रो इन्फीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के केस के अंदर भी हम एट्रोपिन देते हैं। तो हार्ट के ऊपर ये क्या कराएगा? इंक्रीज कंडक्शन एट एसए एंड एवी नोड, M2 एंटेगनिज्म करवाता है क्योंकि M2 रिसेप्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। उसके अलावा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकी अरिथमियास कोज करवाता है और अंजाइना को ये एक्सकर्बेशन करवा रहा होता है।